नमस्कार दोस्तों, तृप्त मन चैनल पर आपका दिल से स्वागत है। हमारी लद्दाख यात्रा का ये तीसरा दिन है। आज हम खतरनाक गाटालूप्स और तंगलंग ला और बेहद खूबसूरत मूर प्लेन्स को क्रॉस करके ले सिटी पहुंचेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, एक नई सुबह, एक नया सफ़र। हम हैं सरचू में, जहां हवा थोड़ी हल्की है और एहसास थोड़े गहरे। आज हमारी लद्दाख यात्रा का तीसरा दिन है। आज हम बहुत खूबसूरत मोरे प्लेन्स और ऊंचे ऊंचे पासिस को क्रॉस करके ले शहर पहुंचेंगे। ये रास्ता वही प्राचीन सिल्क रूट का हिस्सा है जो सदियों से व्यापारियों की परख करता आया है। और रास्ते में आएंगे 21 हेयर पिन बैंड्स, मतलब तीखे मोड़, जिन्हें गाटालूप्स के नाम से भी जाना जाता है। वह लूप्स हमें लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पर ले जाएंगे। हम एक उच्च पर्वतीय क्षेत्र में हैं, यानी कि हाई एल्टीट्यूड रीजन में। यहाँ हवा में ऑक्सीजन की मात्रा कम है, हम इसे महसूस कर सकते हैं। ऐसे माहौल में हमें बेहद सतर्क रहने की ज़रूरत है। समय समय पर पानी पीते रहना बहुत ज़रूरी है। यह छोटी सी सावधानी हमारी यात्रा को सुरक्षित और सुखद बना सकती है। मौसम चाहे कैसा भी हो, ऑक्सीजन भले कम हो, पर हर सांस कंप्लीट लग रही है। मानो ये लाइफलेस और ड्राई पहाड़ हमें जीने का असली मतलब सिखा रहे हों कि हर हाल में जिंदगी सुंदर होनी चाहिए। सामने बोर्ड पर लिखा है, यहाँ से गाटालूप्स शुरू होते हैं। तो चलो इन गाटालूप्स को परखें, ये तो हमें परखेंगे ही। जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जा रहे हैं, ऑक्सीजन की मात्रा और कम हो रही है, जिसका असर हमारी बाइक पर भी महसूस हो रहा है। इंजन की पावर कम होने लगी है। अब ये उतनी गति नहीं पकड़ रहा। जैसे प्रकृति खुद बोल रही हो, ज़रा धीरे चलो, मेरी सुंदरता को देखो, इस हवा की गूंज सुनो। ये जगह भाग दौड़ के लिए नहीं, रुकने के लिए है, शांति के लिए है। यहाँ से सामने की सीनरी देखिए, पहाड़ों के बीच से नदी और नदी जैसे बल खाते रास्ते। रास्ते कैसे पहाड़ों के सीने से लिपटे हुए हैं, यकीन नहीं आता हम इन सांप जैसे रास्तों को चढ़ के आए हैं। साइड पर नीचे गाटालूप्स दिखाई दे रहे हैं, जिनसे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि चढ़ाई कितनी कठिन और खड़ी है। गाटालूप्स के बारे में एक कहानी मशहूर है। आज से 25 साल पहले अक्टूबर महीने में, जब इस रास्ते से बहुत कम लोग ट्रैवल करते हैं, एक ट्रक बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिरने की वजह से 19वें लूप पर फंस गया। जैसा कि होता है, ट्रक में 2 लोग थे, एक ड्राइवर, एक हेल्पर। हेल्पर की तबीयत बिगड़ने लगी, तो ड्राइवर मदद के लिए पैदल सरचू चल पड़ा। क्योंकि हेल्पर की तबीयत खराब थी, वो साथ न गया और पीछे रह गया। मौसम खराब होने की वजह से ड्राइवर को वापस आने के लिए कुछ दिन लग गए। जब ड्राइवर वापस आया तो उसने देखा हेल्पर मर चुका था।
और कहते हैं कि पानी ना होने की वजह से वो प्यासा मर गया। तब से इस 19वें लूप पर लोग बोतलें फेंक कर जाते हैं या कहो चढ़ा कर जाते हैं। सरकार की तरफ से भी यहाँ बोर्ड लगा हुआ है कि यहाँ बोतलें ना फेंकी जाएं। यहाँ बहुत कचरा जमा हो गया है। आपका भी जब कभी लद्दाख आना हो तो कृपया ऐसा ना करें और इस खूबसूरत कुदरत को और फ्रजाइल इकोसिस्टम को ख़राब ना करें। ये स्ट्रेच खतरनाक है। बाइक पर तो ठीक है, लेकिन 4 व्हीलर के लिए तो ये डेंजरस है। हम नकीला पहुंच गए हैं। यह 4700 मीटर की ऊंचाई पर है। 2 महीने पहले यहाँ पहुंचना लगभग नामुमकिन था, क्योंकि तब ये पास बर्फ की चादर में पूरी तरह दबा था। अब हम नकीला से नीचे उतर रहे हैं और हम पहुंचेंगे विस्की नाला। ये नाम सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? कहते हैं पुराने समय में जब रास्ते कच्चे थे तो यात्री यहाँ रुकते थे। और अपनी थकान दूर करने के लिए और मौज मस्ती के लिए अल्कोहल वगैरह का सेवन करते थे। तब से इसका नाम विस्की नाला पड़ गया। ये सच है या नहीं पता नहीं, पर अब इस जगह का नाम विस्की नाला ही है। अब हम पहुंच चुके हैं विस्की नाला। यहाँ कई ढाबे हैं जिनमें खाने और रहने दोनों की सुविधा है। अगर आप लेह से लौट रहे हो या लेह जा रहे हो और देरी हो जाए तो यहाँ रुका जा सकता है। रस्सी है ना? ये धागे से बना रहे हो? हाँ, धागे से बनेगा। इसे सिला करना पड़ेगा। सिला सील के? हाँ, इसे जोर करते हैं। लद्दाख जाना है। यहाँ ये अंकल धागों को सिलकर एक रस्सी बना रहे हैं। हमने इस ढाबे पर ब्रेकफास्ट किया और अंकल जी से बातें की। नहीं, आज कहाँ से आया? आज तो चलो आप भी अंदर से ये ढाबा देख लो। अभी तो मौसम क्यों है? ठीक है। 10-15 किलोमीटर फर्क हो। हाँ ये बहुत अच्छा है। हाँ। अंदर लद्दाखी म्यूजिक चल रहा है और जो इस जगह को और सुंदर बना रहा है। चलो आगे बढ़ें। हम विस्की नाला से फिर ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं, एल्टीट्यूड गेन कर रहे हैं। लेकिन रोड कंस्ट्रक्शन की वजह से रास्ते में बहुत धूल है। इस हाइट पर जहां ऑक्सीजन कम है, ठंड इतनी ज़्यादा है, ये मज़दूर बेलचे चलाते हैं और ये रास्ते बनते हैं। और हम जैसे यात्री
इन सड़कों से सपनों की यात्रा पूरी करते हैं, लेकिन इनके लिए हर दिन एक संघर्ष है। जहां बाइक चलाना एक चुनौती है, ज़रा सोचिए, ये लोग सीमेंट उठाते हैं, पत्थर तोड़ते हैं, वो ये सब किस हौसले से करते होंगे। इनको हमारा सलाम है। आपको वीडियो क्लियर नहीं दिखाई दे रही होगी। इन धूल भरी सड़कों पर सफ़र करते हुए कई बार ऐसा होता है कि कुछ ज़रूरी बातें भूल जाती हैं। जैसा कि मैं कैमरा का लेंस साफ़ करना भूल गया, लेकिन अभी कुछ देर में याद आ जाएगा और वीडियो फिर से क्लियर हो जाएगी। मैंने इस धुंधले हिस्से को वीडियो से नहीं हटाया, क्योंकि मैंने अपने पहले एपिसोड में आपसे वायदा किया था कि मैं आपको सब सच दिखाऊंगा। ये चैनल सिर्फ सुंदर दृश्यों का नहीं, सच्ची यात्राओं का है, जिसमें धूल भी है, धड़कन भी और गलतियां भी। अगर मैं ये धुंधली क्लिप हटा देता तो आप उस रास्ते को नहीं देख पाते जो पांग जाता है। सामने नीचे जो पुल दिखाई दे रहा है, उसको क्रॉस करके पांग आएगा। लो, हम पांग पहुंच गए। यह यात्रियों के लिए खाने पीने और रुकने के लिए बहुत मशहूर जगह है। आप देख सकते हो कि यहाँ कितने ढाबे हैं और इनमें रात को रुकने की भी सुविधा है। यहाँ से ले अभी 175 किलोमीटर यानी कि 175 किलोमीटर दूर है। अब हम बढ़ रहे हैं मूर प्लेन्स की तरफ, वो इलाका जिसकी वजह से ये वीडियो लंबा हो गया। मूर प्लेन्स इतने सुंदर हैं कि इनकी क्लिप्स को काटना आसान काम नहीं, एक बड़ा दिल चाहिए। अभी हम पांग से ऊपर चढ़ रहे हैं। 4-5 मोड़ काटने पर हम विशाल मूर प्लेन्स पर पहुंच जाएंगे, जिनके बीच लगभग 40 किलोमीटर सीधी सड़क है। इस ऊंचाई पर ऐसे मैदान कुदरत का चमत्कार हैं, और ऐसी ऊंचाई पर ऐसी सुंदर सड़क BRO का चमत्कार है। ये जो मिट्टी रंग के पहाड़ हैं ना, शायद देखने में बेजान लगते हैं। असल में ये तो ज़िंदगी का असली रंग है। ये हमें याद दिलाते हैं कि धरती पर जीवन की शुरुआत मिट्टी से ही होती है और अंत भी। यहाँ खड़े होकर इस खूबसूरत दृश्य को देखिए। कैसे कुदरत ने कलाकारी की है, कैसे वक्त ने हवा पानी से पहाड़ों पर ऐसे डिज़ाइंस बनाए हैं, और पीछे रंग बिरंगे पहाड़ कितने सुंदर हैं, जैसे कोई झालर हो।
यहाँ से मूर प्लेन्स स्टार्ट होते हैं। चलो इन मूर प्लेन्स को देखें और हैरान हों कि कहीं हम और दुनिया में तो नहीं आ गए। सुनहरी विशाल मैदान और किनारों पर ऊंची ऊंची चोटियाँ और उन पर बर्फ और तेज़ ठंडी चलती हवा, ऐसा नज़ारा आपको और कहीं नहीं मिल सकता। इसीलिए तो ये मूर प्लेन्स इतने मशहूर हैं। यकीन नहीं आता, लगभग 15,500 फीट पर इतनी सपाट ज़मीन भी हो सकती है। जी चाहता है रुक रुक कर इन्हें देखते रहें। चारों ओर का अलग दृश्य है। आप ये डिसाइड नहीं कर पाते कि किस ओर सीनरी ज़्यादा सुंदर है। रास्ते में जब आप जैसे बाइकर्स हाथ उठाते हैं तो उस लहराते हाथ में होता है अपनापन, सम्मान और एक दुआ कि आपका रास्ता अच्छा कटे। अब आप मूर प्लेन्स को एंजॉय कीजिए। क्या आप सामने पहाड़ों का रंग देख रहे हो? और क्या नीचे मैदानों में आपको सैकड़े भेड़ें नज़र आ रही हैं? चलो पहले इस खूबसूरत जगह को चारों ओर से देख लें, इसकी खूबसूरती का आनंद महसूस कर लें, तब हम वो भेड़ें भी नज़दीक से देखेंगे। ये रंगीन पहाड़ और मैदान, इनकी खूबसूरती शब्दों में बयान नहीं हो सकती। अब हम पहुंच चुके हैं देब्रिंग। देब्रिंग सिर्फ आराम करने और रिफ्रेश होने की जगह नहीं, ये रास्तों का संगम है। आपके सामने दो रास्ते हैं। दाईं ओर से हम अभी मनाली से आए हैं। हम अगर यू टर्न लें और बाईं ओर वाला रास्ता पकड़ें तो ये हमें सोकर झील, पुग्गा वैली जहाँ गर्म पानी के चश्मे हैं, सोमरोरी लेक, हानले ऑब्जर्वेटरी की तरफ ले जाएगा। ये सड़क अभी आप देख रहे हो, पर बेहतर यही है पहले हम ले जाएं और वहाँ से ये सब प्लेसेस घूम लें और इस रूट से यहाँ आ जाएं। यहाँ से फिर हम मनाली की ओर निकल सकते हैं। यहाँ रुककर हम चाय कॉफ़ी पीते हैं और कुछ खा लेते हैं, थोड़ा रिफ़्रेश हो जाते हैं, क्योंकि इसके बाद शुरू होगी चढ़ाई दुनिया के दूसरे सबसे ऊंचे पास तंगलंग लाकी। चलो दुनिया के दूसरे सबसे ऊंचे पास की ओर चलें। सामने देखिए कैसे मिट्टी का भवंडर उठ रहा है, जैसे हवा और मिट्टी आपस में खेल रहे हों। मैदानों के पार बर्फ से लदे पहाड़ देखिए, इतने झुके हुए हैं कि अपने ऊंचे होने का एहसास तक नहीं दे रहे। सामने आप देख सकते हो कैसे सड़क प्लेन्स को छोड़कर ऊपर उठ रही है और बर्फीली चोटियों की तरफ बढ़ रही है। ये हमें एक बार फिर 5000 मीटर की ऊंचाई पर ले जाएगी। जिंदगी की तरह इस सफ़र में भी कभी उतार है तो कभी चढ़ाव।
मोरे प्लेन से सिर्फ 7-8 किलोमीटर चले हैं और देखो हम स्नो लाइन तक पहुंच गए। अभी कुछ देर पहले तक हम मैदानों की धूल मिट्टी के पास थे, अब चोटियों पे बर्फ के पास। इसी को तो कहते हैं लद्दाख का जादू। हर कुछ किलोमीटर पर नई तस्वीर, नए रंग। हम अब लगभग उन चोटियों के नज़दीक पहुंच चुके हैं जिनको हम नीचे से देख रहे थे। अब ऊपर से नीचे देखो, सीनरी बदल गई है पर खूबसूरती में कोई बदलाव नहीं। नीचे फैली घाटी को देखिए, कितनी शांत और विशाल है। इन सपाट मैदानों से अचानक पहाड़ ऐसे उठ रहे हैं जैसे धरती खुद अपनी हिम्मत से आसमान को छूने की कोशिश कर रही हो। हम 17,482 फीट की ऊंचाई पर स्थित तंगलंग ला पहुंच चुके हैं। यहाँ पहुंचने का एहसास कुछ और ही है। ठंडी हवा सीने में सीधी उतर रही है। और हर कदम पे पता चल रहा है कि यहाँ ऑक्सीजन कितनी कम है। यहाँ एक कैफ़े है जो आर्मी रन करती है। यहाँ आप गरम गरम कॉफ़ी पी सकते हो, पर पता नहीं इस दिन यह ओपन नहीं था। यहाँ एक मंदिर भी है। और वो है तंगलंग ला का बोर्ड, जहाँ सब फोटो खिंचवाते हैं। चलो आगे बढ़ें। ये पास मनाली लेह हाईवे पर आखिरी पास है। अब हम इस पास से नीचे उतरेंगे और उस घाटी में एंटर करेंगे जिसमें लेह है, और देखेंगे कैसे सीनरी एक बार फिर बदलेगी। अब हम तंगलंग ला से नीचे उतर रहे हैं। इस साइड बर्फ़ काफ़ी ज़्यादा है और रोड की हालत भी उतनी अच्छी नहीं। ऊपर से उतरते वक्त ब्रेकिंग कंट्रोल में रखनी पड़ती है क्योंकि छोटे छोटे पत्थर टायर को फिसला सकते हैं। आप देख सकते हो साइड पे गहरी खाई है। ऐसे खतरनाक रास्ते पर जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। थोड़ा इंतज़ार करके ही किसी गाड़ी को क्रॉस करें। ये देखिए, किसी का बाइक पंक्चर हो गया है। ऐसी ट्रिप्स पर पंक्चर किट आपके साथ होनी ही चाहिए। अगर आपके बाइक के टायर ट्यूबलेस नहीं हैं तो आपके पास स्पेयर ट्यूब्स ज़रूर हों, और टायर खोलने के लिए टूल्स भी। ऐसी जगह पर ऐसी सावधानियां लाइफ सेवर हो सकती हैं। ऐसे ही रास्तों पर बाइक चलाकर मज़ा आता है। लद्दाख ट्रिप एक एडवेंचर ट्रिप भी तो है। बाइकर्स को और क्या चाहिए? शानदार व्यूज़,
चैलेंजिंग रोड्स और आजमाता वेदर, तभी तो लद्दाख को बाइकर्स का मक्का कहा जाता है। जैसे कि कहते हैं वीडियोस छोटी बनानी चाहिए, पर मैं हेल्पलेस महसूस कर रहा हूँ। मेरे से इन रास्तों और व्यूज़ की वीडियोस और छोटी नहीं बन पा रही। मेरे हिसाब से तो ये भी छोटी ही हैं। अगर आप पहाड़ों को पसंद करते हो और रोड ट्रिप्स एंजॉय करते हो तो ट्रू एक्सपीरियंस के लिए कम से कम इतनी लंबी वीडियोस तो होनी ही चाहिए। चलो अब रास्ता साफ है, अब हम फिर से व्यूज़ एंजॉय कर सकते हैं। अभी तक तो सारा ध्यान रोड पर ही था। लो, हम फिर से घाटी में उतर आए हैं, लेकिन यहाँ से वो घाटियाँ शुरू हो गई हैं जिनमें लद्दाख के गांव हैं। अब हम लद्दाख के गांव और ब्यूटी दोनों देखेंगे। क्या व्यूज़ हैं। एक शांत सी नदी साथ साथ बह रही है, उसके किनारे घास उगी हुई है और आसपास के पहाड़ फिर से सूखे और बंजर दिखते हैं। ये कंट्रास्ट, हरे भरे मैदान और सूखे पहाड़ इसे और भी खूबसूरत बना रहे हैं। घाटी में जैसे रंगों की बहुतात है, कहीं हल्का सुनहरा, कहीं गहरा भूरा और बीच बीच में हरी पट्टी। ऐसा लगता है कुदरत ने खुद ब्रश लेकर इनमें रंग भरे हैं। इतनी थकावट होने के बावजूद जब ऐसे नज़ारे मिलते हैं तो सारी थकान दूर हो जाती है। अब हमें फिर से घर दिखने लगे हैं। खेतों की हरियाली नज़र आने लगी है। ऊंचे ऊंचे पासेस और वीरान पहाड़ों को पार करके हम फिर से सिविलाइजेशन में लौट आए हैं और ये बात दिल को सुकून देती है। लद्दाख के गांव बहुत खूबसूरत होते हैं। बंजर पहाड़ों से घिरे हरे भरे खेत, रंग बिरंगे लहराते प्रेयर फ्लैग्स, जैसे हवा में प्रार्थनाएं लहरा रही हों। ये व्यूज़ अमेजिंग है। आप इस गांव को ही देख लो, है ना किसी सुंदर तस्वीर जैसा। ये सुंदर सफ़ेद स्तूप लद्दाख के हर गांव में दिखेंगे। ये बौद्ध धर्म का प्रतीक हैं। इन स्तूप के अंदर होती है किसी संत की अस्थियां या कोई पवित्र वस्तु। इन्हें देखकर मन में शांति सी भर जाती है। ये सामने चट्टान देखिए,
कैसे बर्फ़ और हवा ने इसे तराश कर कितना सुंदर बना दिया है और बाकी पहाड़ों से बिल्कुल अलग दिखाई दे रहा है। आपने पर्पल रंग के पहाड़ों के बारे में सुना होगा। लो ये अब आपके सामने हैं। ना तो इन पे हरियाली है और ना ही बर्फ़, फिर भी ये कितने खूबसूरत हैं। ऐसा लगता है ये कोई सिंपल पहाड़ नहीं है, बल्कि कोई डिज़ाइनर पहाड़ हैं। नीला आसमान, पर्पल रंग के पहाड़, हरा घास और सड़क के किनारे सूखी पीली बूटियाँ मिलकर एक अनोखा दृश्य बना देती हैं, जो कोई पेंटर सोच भी नहीं सकता, क्योंकि कुदरत से बड़ा कोई कलाकार नहीं। अब हम उपशी चेक पोस्ट पर पहुंच रहे हैं। यहाँ हमारी एंट्री होगी। तब हम प्रवेश करेंगे इंडस वैली में, मतलब सिंधु घाटी में। ये वही इंडस या सिंधु नदी है जिसने एक महान सभ्यता को जन्म दिया और भारत को एक नया नाम इंडिया दिया। इस नदी के पुल से गुजरना एक वंडरफुल फीलिंग है। चलो इस नदी के पुल को पार करें और इंडस के साथ साथ ले चलें, क्योंकि अब ये ले तक हमारे साथ ही रहेगी। यहाँ से ले मात्र 47 किलोमीटर रह गया है। शाम हो चली है, हवा में ठंडक थोड़ी बढ़ चुकी है, दिल में एक्साइटमेंट भी बढ़ चुकी है ले पहुँचने की, वो भी सिंधु नदी के साथ साथ। वैसे तो लद्दाख यात्रा मंजिलों से ज़्यादा रास्तों की कहानी है, क्योंकि लद्दाख की खूबसूरती इसके रास्तों में ही बसी है। फिर भी ले मंजिल न सही, लेकिन इस यात्रा का एक इम्पोर्टेंट पड़ाव तो है। अब हम ले शहर के पास पहुंच गए हैं। सारचू से ले लगभग 260 किलोमीटर है। हम सारचू से सुबह 7 बजे चले थे, अब भी 7 बज रहे हैं। हमने लगभग 12 घंटे लगा दिए इस सफ़र में। लोग इसे 7-8 घंटे में पूरा कर लेते हैं, लेकिन हमको कोई जल्दी नहीं। हम और आप धीरे ही चलेंगे, क्योंकि ये भाग दौड़ वाली जगह नहीं, और पूरा एंजॉय करेंगे। लो जी, हम ले शहर में एंटर हो रहे हैं। जो लोग कभी ले नहीं आए और ना ही इसे किसी वीडियो में देखा है, उनके मन में ले की एक तस्वीर होती है, जैसे कि ये बर्फीले पहाड़ों में बसा एक छोटा सा कस्बा होगा। लेकिन जब आप ले पहुंचते हो तो ये भ्रम जैसे एक झटके में टूट जाता है। ये कोई छोटा सा गांव नहीं, बल्कि लद्दाख का सबसे आधुनिक शहर है। एक पूरा शहर जो हर दिशा में फैल रहा है। हर कोने में निर्माण कार्य चल रहा है। हजारों होटल्स, सैकड़े कैफे और पर्यटकों की चहल पहल। ये पहाड़ों के बीच धड़कता हुआ शहर है।
मिलते हैं चौथे एपिसोड में, जिसमें हम ले सिटी टूर करेंगे और पूरा शहर घूमेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए। ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए तृप्त मन। अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।